इंट्रोडक्शन टू लॉजिक कोर्स के 12th वीक के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीक हम इंडक्टिव रीजनिंग को देख रहे हैं। इंडक्टिव रीजनिंग की क्या विशेषताएं हैं, क्या मेन फीचर्स हैं, वो हमने पिछले लेक्चर में देखा। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि एक प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन होता है वो क्या है। इस आइडिया को जो हमने देखा कि जब मेन फीचर्स देख रहे थे इंडक्टिव रीजनिंग की, उसमें हमने देखा कि उसमें एक इंडक्टिव लीप लिया जाता है। वो इंडक्टिव लीप लेने की जो वजह होती है, उसके पीछे हमारा जो हमारे टेंडेंसी बनती है इंडक्टिव लीप लेने के लिए, उसमें हम जस्टिफाइड इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा एक भरोसा है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर में। तो ये जो भरोसा है कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर जस्टिफाई करता है इंडक्टिव लीप लेने को, उस भरोसे को, उस जस्टिफिकेशन को डेविड ह्यूम के द्वारा चैलेंज किया गया था। फिलोसोफर डेविड ह्यूम चैलेंज द आइडिया दैट द यूनिफॉर्मिटी प्रिंसिपल जस्टिफाइज इंडक्शन कंप्लीटली। ही पॉइंटेड आउट दैट द प्रिंसिपल इटसेल्फ इज इंडक्टिव। जिस प्रिंसिपल को जस्टिफिकेशन बनाया जा रहा है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर को, उसको ह्यूम ने कहा कि ये प्रिंसिपल अपने आप में ही इंडक्टिव है। बेस्ड ऑन पास्ट ऑब्जर्वेशंस, जब हम उस प्रिंसिपल में भरोसा कर रहे हैं तो वो प्रिंसिपल हमको कैसे मिल रहा है, क्योंकि हम पास्ट में ऑब्जर्वेशंस किए हैं। कैसे हमको पता चलता है कि दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, फिर उसके बाद से जो ये क्रम है वो लगातार चलता रहता है उसी सेम पैटर्न पे। ये जो हमको ज्ञान है वो कहाँ से आया है, तो वो खुद एक जो हमारे पास्ट ऑब्जर्वेशंस हैं, उन पास्ट ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे ही हमने ये दिमाग में बनाया हुआ है। तो वो प्रिंसिपल खुद पास्ट ऑब्जर्वेशन से बन रहा है। वी अज्यूम द फ्यूचर विल बी सिमिलर। ये पास्ट ऑब्जर्वेशन से हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि फ्यूचर सिमिलर होगा, जैसा पास्ट में हुआ है वैसा ही होगा। बट हाउ कैन वन इंडक्टिव idea, that is uniformity of nature, justify another? एक इंडक्टिव आइडिया दूसरे इंडक्टिव आइडिया को कैसे जस्टिफाई कर सकता है? अगर ऐसा एक्सेप्ट करेंगे कि कर सकता है तो उसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम को जब हम इनफॉर्मल फैलेसीज पढ़ रहे थे उसमें एक हमने फैलेसी देखी थी, फैलेसी ऑफ बेगिंग द क्वेश्चन, जिसको कि फैलेसी ऑफ सर्कुलरिटी भी बोला जाता है। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाएगी कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर जस्टिफाई कर रहा है इंडक्टिव रीजनिंग को, और इंडक्टिव जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर है वो खुद इंडक्टिव रीजनिंग पे बेस्ड है। देयर इज़ नो गारंटी दैट द यूनिवर्सस लॉज वोंट चेंज इन द फ्यूचर, मेकिंग पास्ट ऑब्जर्वेशंस अनरिलायबल प्रेडिक्टर्स। चूँकि ये गारंटी नहीं है कि भविष्य में जो यूनिवर्स के लॉज हैं वो नहीं बदलेंगे, इस बात की गारंटी न होने की वजह से जो इन पास्ट ऑब्जर्वेशंस को हम एक प्रिडिक्टर के तौर पे, एक रिलायबल प्रिडिक्टर के तौर पे ले रहे हैं, वो रिलायबल प्रिडिक्टर्स नहीं रह जाते हैं। इस प्रकार का चैलेंज डेविड ह्यूम के द्वारा रखा गया, जिसको बहुत सारे फिलोसोफर्स ने सॉल्व करने का भी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी प्रयास किया। हम एक बेसिक आइडिया ही इस प्रॉब्लम का ले रहे हैं। इसके सॉल्यूशंस क्या क्या आते हैं उन पे हम अभी आगे नहीं बढ़ेंगे। हम बस एक अवेयर रहने के लिए कि जो इंडक्टिव रीजनिंग है वो प्रॉब्लमेटिक समझी जाती है फिलोसोफर्स के द्वारा, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन की चर्चा से अवगत कराए हैं। तो संक्षेप में अगर कहें तो प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन किस प्रकार से कहा जा सकता है? इंडक्शन इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर दैट इज इटसेल्फ बेस्ड ऑन इंडक्शन। ये जो इंडक्टिव लॉजिक है ये प्रॉब्लमेटिक है, इसके बावजूद हम इस इंडक्टिव लॉजिक की मदद से बहुत सारे अपने जो ज्ञान का वर्धन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंडक्टिव लॉजिक इम्पॉर्टेंट ज़रूर होगा। इस इंडक्टिव लॉजिक का इम्पॉर्टेंस क्या है वो देखते हैं। हियर आर सम ऑफ द स्ट्रेंथ्स ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। सबसे पहला स्ट्रेंथ तो ये है कि इट जनरेट्स द न्यू नॉलेज।
नए ज्ञान की बात की जाए तो आप देखते हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग में जो भी कंक्लूजन में डेराइव किया जाता है वो ऑलरेडी प्रेमिसेस में होता ही है। अब चूंकि जो कंक्लूजन है वो ऑलरेडी प्रेमिसेस में गिवन है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जब हमने डिडक्टिव रीजनिंग करते हुए कंक्लूजन निकाला, डिडक्शन करके कंक्लूजन डेराइव किया, तो उस कंक्लूजन में हमको कोई नई जानकारी, कोई नया हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने आया। जबकि इंडक्टिव में हम इंडक्टिव रीजनिंग करते हुए, इंडक्टिव इन्फ्रेंसेस करते हुए जब कंक्लूजन डेराइव करते हैं तो उसमें जो बात प्रेमिसेस में होती है उस बात का एक्सटेंशन करते हुए हम कुछ नई इन्फॉर्मेशन को भी कंक्लूजन में ऐड करते हैं। और इस वजह से कहा जा सकता है कि इंडक्टिव आर्गुमेंट्स जनरेट न्यू नॉलेज। It allows us to discover new patterns and relationships in the world around us. दुनिया के बारे में अगर जानने की बात आती है, दुनिया के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उसको जानने में अगर देखा जाए तो इंडक्टिव आर्गुमेंट्स, इंडक्टिव रीजनिंग का ही कंट्रीब्यूशन होता है। डिडक्टिव रीजनिंग दुनिया के ज्ञान को देने में सक्षम नहीं होता है। डिडक्टिव रीजनिंग का जो आइडियल है वो आप मैथमेटिक्स में देख सकते हैं, और मैथमेटिक्स जब प्योरली अपने मैथमेटिकल जो फॉर्मल वे में मैथमेटिक्स डील किया जाता है तो उसमें दुनिया से उसका कनेक्शन कितना कम है ये आप आसानी से समझ पाते हैं। तो इस तरह से जो इंडक्टिव रीजनिंग है उसको आप दुनिया का ज्ञान देने में, जो दुनिया में जो पैटर्न्स हैं उनको रीड करते हुए उनके दुनिया की चीज़ों के रिलेशनशिप्स को समझने में हमारी मदद करने वाली रीजनिंग के रूप में समझ सकते हैं। इसके साथ साथ इंडक्टिव रीजनिंग की खासियत ये भी है कि ये अडेप्टेबल टू द न्यू सिचुएशंस है। हमने देखा कि किस तरह से एविडेंसेस जब ऐड हो रहे थे कंक्लूजन के सपोर्ट में तो कंक्लूजन की प्रोबेबिलिटी हाई हो रही थी। एविडेंसेस जब कंक्लूजन के अगेंस्ट ऐड हो रहे थे प्रेमिसेस में तो कंक्लूजन की प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो रही थी। ये बात इस बात को भी हिंट करता है कि हमारा जो इंडक्टिव रीजनिंग है वो हमेशा नए इन्फॉर्मेशन को प्रेमिसेस में ऐड करने के लिए ओपन है, और उसकी वजह से वो जो एडिशन होता है वो कंक्लूजन में कुछ बदलाव लाता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं इस कारण से कि ये जो इंडक्टिव रीजनिंग है वो अडेप्टेबल टू द न्यू सिचुएशंस है, बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, it can be applied to new and unforeseen circumstances. Here are some everyday examples of how inductive reasoning is used. Making predictions about the weather, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंडक्टिव रीजनिंग का यूज़ किया जाता है उसको हम देखते हैं। जब हम वेदर प्रेडिक्शन करते हैं, वेदर फोरकास्ट करते हैं, उसमें भी इंडक्टिव रीजनिंग यूज होता है। इफ़ यू सी डार्क क्लाउड्स गैदरिंग एंड द विंड पिकिंग अप, यू माइट इंडक्टिवली रीजन दैट इट्स गोइंग टू रेन। उसी तरह से अंडरस्टैंडिंग सोशल क्यूज, इफ समवन अवॉइड्स आई कॉन्टैक्ट एंड फिजिट्स व्हाइल टॉकिंग टू यू, you might inductively reason that they are nervous or uncomfortable. एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी का, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। इफ़ यू टच अ हॉट स्टोव एंड गेट बर्न्ड, you inductively reason that hot stoves cause burns and should be avoided. तो इस तरह से जब हम रीजनिंग करते हुए कंक्लूजन्स निकालते हैं तो इंडक्टिव रीजनिंग होती है, और हम ये देख पा रहे हैं कि कितना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ये लगातार हम ऐसी रीजनिंग करते रहते हैं। और इसमें हमने ये भी देखा कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है तब भी जबकि ये इस इंडक्टिव रीजनिंग में एक प्रॉब्लम है जिसको प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन कहते हैं, उसके बावजूद जो इसकी खासियतें हैं, जो इसकी पिक्युलियरिटी है, स्पेशलिटी है, उसकी वजह से इंडक्टिव रीजनिंग
अनइम्पॉर्टेंट नहीं होता है, फिर भी इम्पॉर्टेंट बना रहता है। उसके दो इम्पॉर्टेंस की वजहें भी देखी हमने। अब हम चलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग का एक जो खास ब्रांच कह लीजिए, खास सेक्शन, जो कि कॉजल रीजनिंग है, उसको समझते हैं। कॉजल रीजनिंग क्या होता है? इंडक्टिव रीजनिंग इन विच सम इफेक्ट इज इन्फर्ड फ्रॉम व्हाट इज अज्यूम्ड टू बी इट्स कॉज, और सम कॉज इज इन्फर्ड फ्रॉम व्हाट इज अज्यूम्ड टू बी इट्स इफेक्ट। एक ऐसे प्रकार की इंडक्टिव रीजनिंग जिसमें हम किसी कारण से कार्य का या कार्य से कारण का अनुमान करते हैं, इन्फरेंस करते हैं। स्वाभाविक है कि हम किसी कार्य का अनुमान उसके कारण से ही कर सकते हैं और किसी कारण का अनुमान उसके कार्य से ही कर सकते हैं। तो इस तरह का जब हमको कहीं पर इन्फरेंस देखने को मिलता है तो ऐसी रीजनिंग को हम कहते हैं ये कॉजल रीजनिंग है। कॉजल रीजनिंग में जो कॉज वर्ड आ रहा है वो कॉज या कारण का मतलब हम अपने एवरीडे लैंग्वेजेस में किस किस सेंस में इसको यूज़ करते हैं। हमारे एवरीडे रोज़मर्रा के जो बातचीत करने वाली भाषा है उसमें कॉज या कारण वर्ड के क्या क्या अर्थ हम लेते हैं उसको देखते हैं। डिफरेंट सेंसेस इन विच वी यूज़ द टर्म कॉज। पहला सेंस है एज अ नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन के रूप में भी हम कॉज का यूज़ करते हैं। नेसेसरी कंडीशन क्या है? मान लीजिए कि यहाँ पर आपको आग जलानी हो, तो आग जलाने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल हो, लेकिन ऑक्सीजन के होने मात्र से यहाँ पर आग नहीं लग जाती है, उसके लिए और भी उपाय करने होते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आग के जलने के लिए ऑक्सीजन एक नेसेसरी कंडीशन है। तो कभी कभी जब हम यूज़ करते हैं कॉज वर्ड का, तो आग का कारण क्या है, तो हम ये बोल सकते हैं। तो अगर कोई ऐसे बोले कि आग का कारण ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नेसेसरी कंडीशन के सेंस में आग कॉज वर्ड का यूज़ कर रहा है। इसी प्रकार से सफिशिएंट कंडीशन के रूप में भी कॉज वर्ड का यूज़ किया जा सकता है। सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है? मान लीजिए आपको यहाँ पे धुआं पैदा करना हो, स्मोक प्रोड्यूस करना हो, तो यहाँ पर धुआं पैदा करने के लिए आग का होना तो नेसेसरी है, लेकिन आग के होने मात्र से धुआं नहीं पैदा हो जाएगा। धुआं पैदा करने के लिए जो सफिशिएंट कंडीशन होगी, यानी कि नेसेसरी कंडीशन के साथ साथ कुछ एडिशनल कंडीशन जो हमको चाहिए, वो होगी एक वेट फ्यूल, एक गीला ईंधन चाहिए होगा, अदरवाइज धुआं प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो सफिशिएंट कंडीशन के रूप में हम देख सकते हैं कि जो वेट फ्यूल है वो नेसेसरी कंडीशन के रहने पर जो वेट फ्यूल है वो धुआं पैदा कर देता है। इस तरह से ये वेट फ्यूल प्लस नेसेसरी अदर कंडीशंस वो सब सफिशिएंट कंडीशन बनाते हैं। तो सफिशिएंट कंडीशन को समझने का एक तरीका ये भी है कि ऑल द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेसेसरी कंडीशंस कैन बी अंडरस्टूड एज सफिशिएंट कंडीशन। एक और सेंस है जिसमें हम कॉज वर्ड का यूज़ करते हैं। व्हेन अ गिवन फिनोमिनन टेंड्स टू हैव अ कॉजेटिव रोल in the production of certain outcomes. For example, it is indeed correct to say that smoking causes lung cancer. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्मोकिंग डायरेक्टली कॉज नहीं करता है लंग कैंसर को, लेकिन इसमें ये टेंडेंसी है कि ये कॉजेटिव रोल प्ले करता है लंग कैंसर के लिए। और इस बात की न ये यहाँ पर जो लंग कैंसर के नेसेसरी कंडीशन के रूप में, न ही सफिशिएंट न नेसेसरी कंडीशन के रूप में स्मोकिंग आ रही है, न ही सफिशिएंट कंडीशन के रूप में आ रही है, बल्कि एक डिफरेंट सेंस में जो कि कॉजेटिव रोल प्ले करने के सेंस में। इसमें चूंकि कॉजेटिव रोल प्ले करने की टेंडेंसी है, इस वजह से इसको हम कह रहे हैं कि स्मोकिंग कॉजेज कैंसर।
अगला एक सेंस ये हो सकता है कॉज एज द वन फैक्टर दैट वाज क्रिटिकल इन द ऑकरेंस ऑफ सम फिनोमिनन। जैसे कि जब एक इंश्योरेंस कंपनी अपने किसी इन्वेस्टिगेटर को भेजती है ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि कहीं पे मिस्टीरियसली जो आग लगी है वो आग कैसे लगी है इसका पता लगाए, तो वो न किसी नेसेसरी कंडीशन की तलाश करने के लिए भेजती है, न ही सफिशिएंट कंडीशन की, और न ही जो अभी हमने तीसरा सेंस समझा था उसमें, बल्कि ये समझने के लिए भेजती है कि कौन सा ऐसा फैक्टर था जो ये अंतर लाया कि वो फैक्टर नहीं होता तो आग नहीं लगी होती, और यानी कि आग लगने और न लगने के बीच में जो डिफरेंस लाने वाला फैक्टर था वो क्या था, ये पता लगाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी उसको भेजती है अपने इन्वेस्टिगेटर को। तो ये एक जो सेंस है वो एक डिफरेंट सेंस ऑफ कॉज है। तो इस तरह से हमने कई सेंसेस में ऑर्डिनरी सेंस में, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कॉज वर्ड का यूज किया जाता है ऐसा देखा। इसी से जुड़ी हुई एक आइडिया को और समझ लेते हैं। कुछ कॉजेस रिमोट कॉजेस होती हैं। रिमोट कॉजेस का मतलब ये है कि एक चीज़ अगर दूसरी चीज़ को कॉज करे, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को, इस तरह से एक सीरीज़ ऑफ कॉजेस के थ्रू अगर पहली और आखिरी दो चीज़ें के बीच एक कॉजल कनेक्शन दिखे तो हम उस लास्ट के इफ़ेक्ट को जो पहला कॉज है उसका एक तरह से रिमोट कॉज कंसिडर कर सकते हैं। जबकि कुछ कॉजेज़ जो होती हैं वो प्रॉक्सिमेट कॉजेज़ होती हैं, इमीडिएट कॉजेज़ होती हैं, जो कि चेन ऑफ इवेंट्स के थ्रू नहीं आती हैं बल्कि डायरेक्ट इफ़ेक्ट से जुड़ी होती हैं। तो इस तरह से हम कॉज को प्रॉक्सिमेट कॉज और रिमोट कॉज में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। द सेवरल डिफरेंट सेंसेस ऑफ द वर्ड कॉज नीड्स टू बी डिस्टिंग्विश्ड। वी कैन लेजिटिमेटली इन्फर कॉज फ्रॉम इफेक्ट ओनली व्हेन बाय कॉज इज मेंट नेसेसरी कंडीशन। जब कॉज का मतलब नेसेसरी कंडीशन होगा तभी हम इफेक्ट से कॉज को इन्फर कर सकते हैं। वी कैन इन्फर इफेक्ट फ्रॉम कॉज ओनली व्हेन बाय कॉज इज मेंट सफिशिएंट कंडीशन। जब कॉज का मतलब सफिशिएंट कंडीशन होगा तभी हम किसी इफेक्ट को कॉज से इन्फर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर कॉज से हर इफेक्ट को इन्फर किया जा सकता है या हर बार कॉज से इफेक्ट को और इफेक्ट से कॉज को इन्फर किया जा सकता है, बल्कि हमने देखा कि जब कॉज कहने का मतलब नेसेसरी कंडीशन होगा तभी हम इफेक्ट से कॉज को इन्फर कर सकते हैं, और जब इस कॉज कहने का मतलब सफिशिएंट कंडीशन होगा तभी हम कॉज से इफेक्ट को इन्फर कर सकते हैं। When inferences are drawn from both cause to effect and effect to cause, the word cause must be used in the sense of necessary and sufficient condition. The cause regarded as the sufficient condition of the event, and that sufficient condition regarded as the conjunction of all its necessary conditions. No single definition of cause conforms to all the different and reasonable uses of that word. ये जो कॉजल कनेक्शंस हमने कॉज का जो सेंस कई ऑर्डिनरी लैंग्वेज में कई सेंस में कॉज वर्ड यूज होता है सामने देखा। तो इन यूजेस से हम एक कॉजल लॉ बनाते हैं, और कॉजल जो लॉ बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं। बिकॉज एवरी असर्शन that a particular circumstance was the cause of a particular phenomenon implies the existence of some causal law. Every assertion of causal connection contains a critical element of generality. जब भी हम ये कहते हैं कि एक चीज़ दूसरे का कॉज है तो ऐसा नहीं है कि केवल हम उस पर्टिकुलर केस के लिए ये कॉज होने की बात कर रहे हैं, बल्कि अगर हम ये कह रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि आग लगने का, आग जलने का कॉज ऑक्सीजन है,
तो हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर आग का पर्टिकुलर ऑक्सीजन कॉज है, बल्कि हम बोल रहे होते हैं कि आग जहाँ जहाँ भी है उसके होने का कॉज, उसके होने की नेसेसरी कंडीशन ऑक्सीजन है। तो इस तरह का जो जनरलिटी का कैरेक्टर उसमें है, उस जनरलिटी के कैरेक्टर होने की वजह से हम एक कॉजल लॉ बना सकते हैं। अ कॉजल लॉ, ये वर्ड पे ध्यान देंगे। कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं और इसको कैजुअल पढ़ लेते हैं। कैजुअल नहीं है ये, कैजुअल एक डिफरेंट वर्ड है जिसकी अलग मीनिंग होती है। ये कॉजल है। अ कॉजल लॉ, एज वी यूज द टर्म, asserts that a circumstance of such and such kind is invariably attended by a phenomenon of a specified kind, no matter where or when it occurs। तो इस तरह से हमने देखा कि जो कॉजल कनेक्शन है वो एक जनरलिटी का कैरेक्टर रखता है, और उस जनरलिटी के कैरेक्टर रखने की वजह से हम उसको एक लॉ की तरह समझ सकते हैं। Causal laws can be discovered only empirically, a posteriori, by an appeal to experience। जो causal laws हैं, causal laws का मतलब एक चीज़ का cause दूसरी चीज़ है, ये इस प्रकार का एक जनरल स्टेटमेंट, जहाँ जहाँ पर आग है उसकी नेसेसरी कंडीशन ऑक्सीजन है, इस तरह का एक जनरल स्टेटमेंट। तो ये जो कॉजल लॉ है वो डिस्कवर करने की अगर बात आए तो वो डिस्कवरी हम ओनली एक्सपीरियंस के थ्रू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हम इंट्यूटिवली इसका पता लगा सकते हो कि दुनिया में किस चीज़ का क्या कॉज है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि कॉजल लॉज कैन बी डिस्कवर्ड ओनली एम्पिरिकली, अ पोस्टीरियरी, बाय एन अपील टू एक्सपीरियंस। अ पोस्टीरियरी का मतलब होता है पोस्ट एक्सपीरियंस, आफ्टर एक्सपीरियंस। तो ये जो एक्सपीरियंस के थ्रू ही इसका पता लग सकता है। तो इससे हम ये कनेक्शन देख सकते हैं कि किस प्रकार से कॉजल लॉज के डिस्कवरी में इंडक्टिव रीजनिंग का रोल आ जाता है। और इंडक्टिव रीजनिंग चूँकि दुनिया के बारे में पैटर्न्स डिस्कवर करने का जो रोल है वो इंडक्टिव रीजनिंग का ही है, और एम्पिरिकल जो डिस्कवरी है उसको करने में हम इंडक्टिव रीजनिंग की ही मदद ले सकते हैं। तो इसलिए कॉजल जो रीजनिंग है वो एक प्रकार की इंडक्टिव रीजनिंग हो जाती है। अब ये जो डिस्कशन आगे हम करेंगे, उस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ पदावली को आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इस 3 पदावलियों को हमें सीखना है ताकि हम आगे की जो कॉजल कनेक्शंस डिस्कवर करने वाले जो मेथड्स देखेंगे, उन मेथड्स में चूँकि इन टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करके बातें की जाएंगी, इसलिए पहले ही इनके अर्थ को, इनका मतलब क्या है ये समझ लेना ज़रूरी है। अदरवाइज़ जब वहाँ डेफिनेशंस दिए जाएंगे तो उनको समझ पाना कठिन होगा। उसमें सबसे पहले टर्मिनोलॉजी है फिनोमिनन अंडर इन्वेस्टिगेशन। अगर कोई बात, हमारे कोई ऑब्जर्वेशन हमको मिला है जिसके कारण की हमको तलाश करनी है, तो वो चीज़ हम कही जाएगी फिनोमिनन अंडर इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा जो दूसरा टर्मिनोलॉजी है उसको हमें ये समझना है कि एक जो फिनोमिनन है वो कई जगहों पर देखने को मिल सकता है। एक तरह का ऑब्जर्वेशन कई उसके इंस्टेंसेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो इंस्टेंसेस होंगे वो उसके कई दृष्टांत होंगे, कई उदाहरण होंगे, यानी कि एक ऑब्जर्वेशन जो हमको कई जगह देखने को मिल रहा है उन सबको हम कहेंगे दोज आर इंस्टेंसेस ऑफ दैट फिनोमिनन। और इसी के साथ साथ जो तीसरी पदावली है वो हमको समझनी है, वो है सर्कमस्टांसेस इन विच द इंस्टेंसेस ऑफ अ फिनोमिनन अकर। तो जब कोई फिनोमिना का कोई इंस्टांस हमको देखने को मिलता है तो उसके केवल ऐसा नहीं होता है कि वो पूरा आइसोलेशन में देखने को मिलता है। किसी भी फिनोमिना का कोई भी इंस्टांस हमेशा किसी न किसी सर्कमस्टांस में आता है। मान लीजिए कोई घटना कहीं पे घटती है तो वो घटना आइसोलेशन में नहीं घटती है, बल्कि उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें आसपास रहती हैं, और उससे जुड़ी हुई जो रिलेवेंट चीज़ें हैं उनको सर्कमस्टांसेस बोलते हैं।
तो हम देख रहे हैं कि 3 शब्दावली हमारे सामने आई है, फिनोमिनन अंडर इन्वेस्टिगेशन, इंस्टेंसेस ऑफ अ फिनोमिनन एंड सर्कमस्टांसेस इन विच द इंस्टेंसेस ऑफ अ फिनोमिनन अकर। तो इन शब्दावलियों को ध्यान में रखेंगे। अगले लेक्चर में जब हम लोग कॉजल लॉज को डिस्कवर करने के मेथड्स देखेंगे तो इन पदावलियों की इन टर्म्स में ही बातें की जाएंगी, और ये जब इनके अर्थ को आप ध्यान में बिठा लेंगे तभी वो उन बातों का अर्थ बना पाएंगे, उन डेफिनेशंस का मीनिंग समझ पाएंगे। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रॉब्लम ऑफ इंडक्शन के रहते हुए इंडक्टिव रीजनिंग महत्वपूर्ण है, और कॉजल रीजनिंग एक प्रकार की इंडक्टिव रीजनिंग है जिससे कॉजल लॉज डिस्कवर किए जाते हैं। कॉजल लॉज जो डिस्कवर किए जाते हैं वो उस डिस्कवरी का जो खास इंडक्टिव रीजनिंग का स्ट्रक्चर है, खास तरह का जो इंडक्टिव रीजनिंग करके कॉजल लॉज डिस्कवर किए जाते हैं, वो क्या क्या हैं उनको हम अगले लेक्चर में, अगर एक लेक्चर में नहीं कवर हुआ तो अगले लेक्चर्स में देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।